बताने वाला हूं, यहां सब लोग फोकस कीजिएगा कि आज हम लोग क्या सीखने वाले। मैंने कहा हम सबसे पहले एक प्रपोजिशन देखेंगे, दैट इज विथ। विथ की बात करें तो विथ का भी एक मीनिंग से होता है। इसके बाद बात करें तो हमारे सामने एक प्रपोजिशन आता है फ्रॉम। अच्छा, फ्रॉम का भी मीनिंग होता है। अगर एक प्रपोजिशन का है ऑफ, ऑफ का मीनिंग से होता है। मान लो मैंने एक और लिया सिंस, और सिंस के बाद एक और लिया फॉर। कायदे से आपके सामने ये जो प्रपोजिशंस दिख रहे हैं कौन कौन है जरा, विथ, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर। एक और ऐड कर लेते हैं इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाय। अब क्या समझना है कि सर विथ का मीनिंग से, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, फॉर, बाय, इन सब का एक कॉमन मीनिंग हमारे सामने कौन आ गया, से आ गया। अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किसका क्या यहां पे यूज है, किसका क्या रोल है, इसे समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनेशन कैसे हमें फंसाता है, बट अब हम नहीं फंसने वाले हैं। क्लियर है ना सारे लोगों का? तो स्टार्ट कर दे किससे, तो एक बड़ा प्यारा सा प्रपोजिशन है विथ। चलो इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। मैंने एक हेडिंग बनाया और आज का पहला प्रपोजिशन हम सीखने जा रहे हैं जो हमारे सामने है विद। ये विद होता क्या है, तो आप बोलोगे सर प्रपोजिशन, क्योंकि आप प्रपोजिशन प्रपोजिशन तो कह रहे हैं। तो समझते हैं विद की बात। सबसे पहले विद का मीनिंग क्या है, देखो मैं बताऊंगा और उस लेवल में ले जाऊंगा जहां पीटी के साथ साथ मेंस भी इंपॉर्टेंट हैं। ये सिर्फ पीटी की पढ़ाई नहीं हो रही है, आप मेंस लेवल में भी तैयार हो रहे हैं। ओके, चलिए फाइन, आते हैं देखते हैं इसके पहले मीनिंग की। तो फर्स्ट मीनिंग अगर कहा जाए तो इसका होता है, ध्यान से समझेंगे, मैंने कहा यूजिंग समथिंग। समझिएगा क्या लिखा गया, यूजिंग समथिंग। अब यूजिंग समथिंग क्या, तो अब इसको एलोब्रेट करने के लिए मैं यहां पे देखो लिख रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, हिंदी में किसी चीज को हाथ से पकड़ कर उसी चीज से। अब ये एक हिंदी मीनिंग हमारे सामने आ गया। सर हिंदी मीनिंग बेसिकली जरूरत नहीं है, लेकिन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कभी कभार हिंदी मीनिंग भी जानना इंपॉर्टेंट होता है। समझ रहे हैं बात को? तो मैंने कहा किसी चीज को हाथ से पकड़कर उसी चीज से, जब ऐसा सेंस आए तो हम किसका यूज करते हैं, विद का यूज करते हैं। मतलब आपको उस चीज को यूज करना है। यहां पे देखो लिखा गया है यूजिंग समथिंग, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको हाथ से उसे पकड़ना होगा और उसी चीज का उपयोग करना होगा, यूज करना होगा। ठीक है, क्यों नहीं हम एग्जाम्पल्स की बात कर ले क्या, और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की क्या है और कैसे है। समझ रहे हैं सारे लोग? तो मैं वन बाय वन कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं, देखिएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया और मैं यहां लिख रहा हूं, कट दिस मैंगो विथ अ नाइफ। मैंने क्या बोला, कट दिस मैंगो विथ अ नाइफ। अभी ध्यान से देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूं, ठीक है। She writes with a pen. इस पेन की जगह पे आप पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, She writes in pencil. एक और एग्जांपल ले लो, She writes in ink. ओके, एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मैंने क्या कहना है कि यहां पे चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा पहले कि क्या क्या हो रहा है, ये कैसे चल रहा है। ध्यान से देखिए सारे लोग, यहां फोकस कीजिए। मैंने कहा कट दिस मैंगो विथ अ नाइफ। अब इसका मतलब क्या है कि मैंगो को कट करना है, तो कट करने के लिए नाइफ को पकड़ेंगे ना, और पकड़ने के बाद तब कट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि नाइफ अपने आप हवा में उठा और मैंगो कट हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो यहां पे 3 डायमेंशन में काम हो रहा है। 3 डायमेंशन क्या सर? 3 डायमेंशन
जैसे 3 डायमेंशन क्या होता है आप जानते हैं, इस तरीके से जो भी चीजें बनती है, मान लो ये x है, ये y है, ये z है, ये मैंने कहा 3 डायमेंशंस की बात की गई है। ओके, 3 डायमेंशन का मतलब है कि एक तो आपका हैंड है, समझिएगा, हैंड से टच हुआ आपका क्या, नाइफ, और इसके बाद कट क्या किया गया, तो मैंने कहा मैंगो। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे 3 डायमेंशंस की बात की गई है, 3 सरफेसेस। एक जो है हैंड, मान लो जैसे मैंने पेन को पकड़ा तो मेरे हैंड का सरफेस, उसके बाद ये पेन है तो इस पेन का सरफेस टच हुआ, 2 सरफेस हो गए। तो हैंड से मैंने नाइफ पकड़ा, 2 डायमेंशन हो गया। और तीसरा मैंने इससे बोर्ड पे लिखा तो बोर्ड का एक सरफेस यानी कि मैंगो को मैंने कट किया। दैट मीन्स ये 3 डायमेंशंस की बात करेगा, जहां भी विथ का यूज करेंगे किसी चीज को पकड़ के उसका यूज करने के लिए। जैसे तलवार से किसी को काटना है, बात समझिएगा, तो वहां पे भी आप किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। ओके गाइस, तो आप देखो यहां पे क्या यूज किया गया है, तो मैंगो को कट करना है किस चीज से, नाइफ से, तो मैंने कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया, विद का यूज किया। समझ में आ गया सारे लोगों को। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी राइट्स विथ अ पेन और पेंसिल, वह लिखती है या तो किसी पेन से या फिर किसी पेंसिल से, कोई दिक्कत नहीं है, उसे पकड़ के ही लिखेगी। तो किसी भी चीज को हाथ से पकड़कर उसी चीज से, तो वहां भी किसका यूज करेंगे, विद प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। अब हमारे सामने 2 बातें समझिएगा, यहां पे क्या है, ये दोनों आपको बेसिकली लिखा हुआ है, सी राइट्स इन पेंसिल, सी राइट्स इन इंक। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो इन चीजों को बताते नहीं है, और इक्का दुक्का बताते हैं तो बस इतना बोल के निकल जाते हैं कि भाई ये ग्रामर का पोर्शन नहीं है, ये इडियम्स की तरह यूज होता है, राइट इन इंक, राइट इन पेंसिल। थोड़ा सा इसमें डीप नॉलेज की जरूरत है, जो लोग भी ये बोल के निकल जाते हैं। आप जब इसको मार्केट में लेके उतरोगे मेरे कॉन्सेप्ट के द्वारा ना, तो आप मार्केट में सबसे बेस्ट होने वाले हैं गाइस, और एग्जामिनेशन में तो आप फोड़ दोगे, एकदम उड़ा दोगे, एकदम नशीला कॉन्सेप्ट है, नशा छा जाएगा। देखो क्या होता है, जब हम बेसिकली यहां पे 2 चीजों का यूज किए, एक हमारे सामने है पेंसिल और एक है हमारे सामने इंक। अगर मैंने कहा सी राइट्स इन पेंसिल, याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। ये सारे तो करेक्ट थे। जैसे ही कहा सी राइट्स इन पेंसिल, तो वह पेंसिल से लिखती नहीं है। जैसे ही आपने यहां पे इन प्रेपोजिशन का यूज किया, यहां पे इनका यूज किया, बेसिकली दिस बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। ये सारे के सारे दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। कैसे और किस सेंस में मैं बताता हूं। आपको याद होगा कि बचपन में हमारे, आपके बचपन में एक पेंसिल आया था, बेसिकली वो पेन पेंसिल कहलाता था। वो पेन की तरह दिखता था, ऊपर से ऐसे प्रेस करने से नीचे एकदम थिन लीड, पतला सा लीड निकलता था, तो उसका नाम क्या था, पेन पेंसिल। मतलब वो देखने में पेन जैसा है, लेकिन लिखने में पेंसिल के कलर में लिखा जाता है। और पेंसिल का कलर जनरली क्या होता है, ग्रे या फिर ब्लैक। क्या बात समझ में आया। मान लो ये पेन है और मैं जब इससे लिखूं तो ये पेंसिल का कलर उगाए, तो मैं यहां पे इसे कहूंगा पेंसिल के कलर में लिखना। या फिर सी राइट्स इन इंक, वह इंक में लिखती है। इनका तो एक जनरल मीनिंग में होता है, किसी चीज के अंदर नहीं, वह इंक के कलर में लिखती है। और इंक का जनरली 2 कलर हमारे माइंड में आता है। एक कौन सा एकदम फ्रीक्वेंटली आएगा, ब्लू, नहीं तो ब्लैक। तो ये याद रखेंगे कि सी राइट्स इन पेंसिल लिखने का मतलब पेंसिल के कलर में लिखना। समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहां पे इंक की बात की गई, तो मैंने कहा इंक के कलर में लिखना। अच्छा, पेंसिल का कलर जनरली क्या होता है, तो आप बोलोगे सर ब्लैक होता है या फिर क्या होता है, ग्रे होता है। आप अगर कहोगे सर इंक का क्या कलर होता है, तो आपके सामने 2 आएगा। सबसे पहले इंक का मतलब ब्लू आता है हमारे माइंड में, या फिर आता है ब्लैक। तो इस पॉइंट को एकदम याद रखेंगे कि कब हम इनका यूज करते हैं। जनरल केस में हम किसका यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे, जब हाथ से पकड़ के काम करना हो। बात समझ में आ गया। तो इतनी दूर की बातों को फटाफट लिखिए। यू हैव 30 सेकेंड्स, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। ओके, चलिए मैं बोर्ड से साइड हो जाता हूं।
ओके गाइस, यहां तक की बात हो गई। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखना है। यहां तक जान गए, अब हम विद के अगले यूज को सीखने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए मैं इरेज कर रहा हूं, समझते चलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो जनरली इजीली अवेलेबल आपको मार्केट में कोई भी टीचर्स नहीं करवाएंगे। हो सकता है जिन्होंने बहुत मेहनत किया हो, जिनके पास एक्सपीरियंस हो, वो कर सकते हैं। देखो यार, कोई खराब नहीं होता है टीचर, कोई अच्छा नहीं, सारे लोग अच्छे। तरीका होता है कि बच्चों को वो चीज दिया जाए ना जो उनके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं और विथ का नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग हम सीखने जा रहे हैं। अपन तो विथ को डिस्कस कर ही रहे हैं, विथ का सेकंड मीनिंग हमारे सामने क्या निकल के आएगा उसे समझिएगा। मैंने कहा इन द कंपनी और प्रेजेंस ऑफ somebody या समथिंग। ठीक है, क्या लिखा गया? इन द कंपनी और प्रेजेंस ऑफ somebody या समथिंग। एक जनरल हिंदी मीनिंग अगर इसकी बात करें तो हिंदी मीनिंग निकल के आता है के साथ। के साथ का मतलब अगर हम कहें तो ये सेंस लेके आता है टुगेदर। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ का अगर हमें यूज करना हो तो अपन उस सेंस में भी किसका यूज करेंगे? विथ का यूज करेंगे। जैसे वह मेरे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं, वह अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। समझिएगा ध्यान से। जैसे आओ क्यों नहीं एग्जाम्पल्स की बात करें। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, देखिएगा सारे लोग। ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स, एक एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल लिखे, डोंट वरी वी आर ऑलवेज विथ यू। ओके, एक और एग्जाम्पल ऐसे लिख लो, आई हैव a client with me right now। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे लिखो, come and dance with me। जरा समझिए, आपके सामने ये 4 एग्जांपल्स हैं और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। क्या है जरा देखिए। मैंने लिखा ही लिव्स विथ हिज पेरेंट्स, वह रहता है अपने माता पिता के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, यानी कि टुगेदर, उनके साथ रहने की बात है। मतलब किसी के कंपनी यानी कि उसके साथ या किसी के उपस्थिति में रहना। वैसे केस में हम किस प्रेपोजिशन का यूज करेंगे? तो आप बोले विद का। तो आप देखो यहां पे किसका यूज किया गया? विद का यूज किया गया प्रेपोजिशन की तरह। अच्छा, हम लोग कभी ऐसा कहते हैं ना, डोंट वरी, चिंता मत करो, वी आर ऑलवेज विथ यू, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ है। तो यहां पे फिर से आप देख रहे हैं कि विथ का यूज प्रेपोजिशन की तरह हुआ, क्योंकि प्रेपोजिशन कहता है मेरे बाद नाउन प्रोनाउन चाहिए। तो यहां पे देखो नाउन है, यहां पे प्रोनाउन है, तो ये भी विद है, प्रेपोजिशन है, कोई दिक्कत नहीं। और ये सारा का सारा सेंस किसका लेके आ रहा है? तो आप बोलोगे के साथ या टुगेदर का सेंस लेके आ रहा है। दैट मीन्स ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। मतलब विथ का दूसरा मीनिंग किसी के या किसी चीज के साथ। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देखिए क्या है। आई हैव अ क्लाइंट विथ मी राइट नाउ, यानी मेरे साथ एक क्लाइंट है अभी, जस्ट अभी, इस समय, जिस समय मैं बोल रहा हूं उस समय मेरे साथ यानी मेरे पास में ही है वो, यानी कि मेरी कंपनी है उससे, एक दूसरे के साथ है। तो ऐसे केस में देखो आई हैव अ क्लाइंट किसके साथ? तो विद, और विद प्रेपोजिशन कैसे पता चला? क्योंकि इसके बाद एक प्रोनाउन आ गया। तो आप देख क्या रहे हैं कि विद का कितना शानदार यूज है। इससे पहले हमने जाना उस चीज को पकड़ के यूज करने के सेंस में, किसी को तलवार से मारना हो वहां भी विद का यूज करेंगे, लेकिन यहां पे किसी के साथ होने की बात की गई है। तो ये भी सेंटेंस आपका तो करेक्ट हो गया। अगर हम लास्ट सेंटेंस को देखते हैं क्या लिखा हुआ है, जरा देखो। तो कम, यानी ये इंपेरेटिव है, वर्ब 1 से स्टार्ट हुआ है, यानी V1 फर्स्ट फॉर्म मैंने सेंटेंस में पढ़ाया है। आप सेंटेंस चैप्टर जाके देखिए, इंपेरेटिव को यूट्यूब पे भी है, ऐप पे भी है, आपको याद आ जाएगा।
कम एंड डांस विथ मी, और मेरे साथ डांस करो। मेरे साथ डांस करने का मतलब क्या, मेरे कंपनी में मेरे उपस्थिति में डांस करने की बात की गई है। समझ में आ रहा है सारे लोगों को? तो यही बताना चाह रहा हूं कि यहां पे जो विथ आया, फिर से प्रेपोजिशन, क्योंकि इसके बाद फिर से प्रोनाउन आ गया। तो ये विथ का हमने दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज जाना। ठीक है, ये था नॉर्मल यूज, जो विथ का नॉर्मल यूज किया जाता है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब जो बताने जा रहा हूं वो मेंस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली पीटी में यहां तक पूछेगा, मेंस में जो पूछेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आइए देखते हैं कि तीसरा क्या है और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमने सेकंड पॉइंट देख रखा, अपन थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा इसका एक मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ या एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, हिंदी इसका मीनिंग क्या हुआ, के परिणाम स्वरूप। और बिकॉज ऑफ की बात करें, मैंने क्या बोला, इस बिकॉज ऑफ की मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, के कारण। अब हमारे सामने ये दो चीजें आ गई। मैंने बोला कि ये आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बोला, ये मेंस के लिए, मेंस लेवल में इससे क्वेश्चंस आता है, याद रखेंगे। मैंने कहा बिकॉज ऑफ या एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग, के कारण या के परिणाम स्वरूप के सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं जो मेंस में पूछा जाता है और जिस तरीके से पूछा गया। देखो मैंने लिखा माई फिंगर्स वर नम्ब विथ कोल्ड। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे ज्यादा और आप क्लियर कर लेंगे। जैसे मैंने कहा स्किल कम्स विथ प्रैक्टिस। अब ये दो एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जो मेंस लेवल के लिए पूछे जाते हैं। क्या है इसे समझते हैं। मैंने कहा माई फिंगर्स वर नम्ब विथ कोल्ड। अब क्या इसका मीनिंग आया, मेरी जो उंगलियां थी वो सुन्न हो गई थी, वो सुन्न हो गई थी। नम्ब का मतलब सुन्न होता है, ठीक है, एकदम फ्रीज हो जाना। मेरी उंगलियां सुन्न थी विथ कोल्ड, ठंड से। देखो विथ का एक मीनिंग है, मैंने क्या बताया था, से। तो यहां पे से तो नहीं आ रहा है, से एक स्लाइट मीनिंग लेके आ रहा है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट मीनिंग की तलाश में हो, यू आर फाइंडिंग द एग्जैक्ट मीनिंग, इन दैट केस तो आप क्या कहोगे, के कारण, यानी ठंड के कारण मेरी उंगलियां क्या थी, सुन्न थी। समझ में आ गया। तो आप इस बात को समझिए कि विथ तो प्रेपोजिशन है, लेकिन अब हाथ से पकड़ने का सेंस लेके नहीं आ रहा है, समझिएगा, या फिर किसी के साथ होने की बात नहीं की गई। यहां पे इस विथ का मीनिंग क्या निकल के आया, के कारण आया। समझ में आ गया भाई, ठंड के कारण ना भाई साहब मेरी उंगली तो एकदम जम गई थी, ठंड के कारण। ओके, अब एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है, उसे भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है स्किल कम्स विथ प्रैक्टिस। कोई भी स्किल जो होता है वो कैसे आता है, किस चीज के परिणाम स्वरूप। आपके अंदर कोई कला आए, स्किल आए, वो कैसे आता है। मान लो कंप्यूटर कोई नहीं जानता है चलाने, उसके अंदर अगर कंप्यूटर, जैसे हमारे पेरेंट्स की बात करें, माता पिता, या फिर बात करें ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें, जो हमारे दादा दादी नाना नानी अगर हैं, तो उनके लिए कंप्यूटर एक अनोखा चीज है, या एंड्रॉइड फोन। तो वो कैसे आएगा उसके अंदर, वो उनके अंदर स्किल कैसे आएगा, तो प्रैक्टिस से आएगा, यानी प्रैक्टिस के कारण आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसके परिणाम स्वरूप आएगा। तो यहां पे जो विथ आया ना, ये भी प्रपोजिशन है, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकल के आया, के परिणाम स्वरूप। तो आप देख रहे हैं मेरे गाइस कि विथ का कितना डायनेमिक यूज है, लोग नहीं बताते और एग्जामिनेशन यहां से क्वेश्चन पूछता है। पढ़ना पड़ेगा ना उसके लिए। हर दिन मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं, मैक्सिमम चीजों को, 15, 20, 25 किताबों को, बुक्स को, इंग्लिश की, अलग अलग राइटर्स के, ऑथर्स के, अलग अलग कंट्री के।
तो वहां से चीजें ये सारी निकल के आती है। ये तो रटा रटाया पढ़ाने के लिए तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, फलना किताब पढ़ लीजिए हो जाएगा, चिलना किताब पढ़ लीजिए उस पब्लिकेशन का पढ़ लीजिए, वैसा कुछ नहीं है। आपको समझना होगा बेसिकली द यूजेस ऑफ दैट पार्टिकुलर वर्ड, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। कोई एग्जामिनेशन क्रैक होने नहीं जा रहा है, तो ये मेहनत करने की आपको जरूरत होगी। समझ गए? यहां तक की बातों को लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यू हैव 30 सेकेंड्स। चलिए, हो गया। अब हम एक और विथ का बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग आपको बताने जा रहे हैं, उसे समझ लीजिए, विथ आपका क्लियर हो जाएगा। और इतना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि विथ के बारे में अपन पढ़ेंगे। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि कभी माइंड में आया ही नहीं। एक नॉर्मल सा मीनिंग था विथ का, मतलब के साथ, किसी चीज के साथ, या किसी चीज को हाथ से पकड़ के। तो इतना इंपॉर्टेंट बातें अगर आप सीख रहे हैं तो एक शेयर तो बनता ही है। शेयर का मतलब लोगों से बताना कि अरे भाई आप लोग पढ़ो, मजा आएगा, कोर्सेज परचेज कीजिए। और हाँ, इस बात को ध्यान रखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपका क्या होगा, सब लोग एडमिशन ले लीजिए। मैंने क्या बोला? एडमिशन करवा लें, ठीक है। अभी जो फीस है वो क्या है? 599 है। अगर आप एडमिशन नहीं करवाते हैं तो ये जो फीस है 599, वो जो फी है इंक्रीज होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फीस आपका 999 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। तो अभी जितना बेनिफिट हो सकता है उठाएं, और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट बैच भी आने वाला है। आपका नेक्स्ट बैच आने वाला है। ओके, तो ये याद रखिएगा। और ये जो ओल्ड बैच है, ओल्ड बैच का मतलब जो अभी रनिंग बैच है, इसका एडमिशन क्लोज होने वाला है। याद रखिएगा, मैं एकदम लिख दे रहा हूं, क्लोज होने वाला है। समझ में आ गया? तो सारे लोग इस बात का ध्यान रखिए कि आप एडमिशन ले लीजिए। और बहुत बच्चों ने एडमिशन लिया है और उन्हें बेनिफिट हो रहा है। हर दिन मैसेजेस आते हैं कि सर कमाल का पढ़ा रहे हैं। तो भाई मैं बस मेहनत करता हूं, कमाल का तो आपको लगेगा ही जब आपसे क्वेश्चंस बनेगा। तो यहां तक की बात होगी। चलिए, ये तो अलग बात था। विथ का हम लोग एक लास्ट यूज और बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज जानने वाले हैं। वो कौन है समझते हैं। मैंने कहा डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ समथिंग। समझे? इन दोनों का अगर एक हिंदी मीनिंग कहें तो वो होता है के बावजूद। मैंने क्या बोला? के बावजूद। जरा समझिएगा, मैंने कहा डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? के बावजूद। अब एग्जामिनेशन में यहां से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि सर डिस्पाइट के साथ कभी भी अपन डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करते हैं, और इस डिस्पाइट की जगह पे इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। या तो लिखो डिस्पाइट समथिंग या फिर लिखो इन स्पाइट ऑफ समथिंग। दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होगा? के बावजूद होगा। अब बोलोगे सर विथ का ये भी मीनिंग होता है? आप तो सोच में पड़ गए कि सर ये होता है, 2016 में मेंस में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या है इसे समझिए, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, यहां पे एक एग्जाम्पल लिखे, with all her faults I still love her। क्या लिखा अपन ने? with all her faults I still love her। इसका मतलब समझिएगा। यहां पे पहले मेन सेंटेंस देखो, मेन क्लाउज जो है I still love her का मतलब क्या है? मैं अभी भी उससे प्रेम करता हूं। अब यहां पे ऑल हर फॉल्ट्स का मतलब सारी उसकी गलतियों
के बावजूद। अब ये मीनिंग निकल के आया, मतलब मैंने क्या कहा, उसकी सारी गलतियों के बावजूद मैं अभी भी उससे क्या करता हूं, प्यार करता हूं। तो यहां पे विथ का एक स्पेशल मीनिंग आपने जाना। मतलब क्या, ना तो विथ का मतलब से आ रहा है, ना तो विथ का मतलब किसी चीज को पकड़ने के सेंस में आ रहा है, ना तो विथ का मतलब के कारण आ रहा है, ना परिणाम स्वरूप आ रहा है। तो क्या मीनिंग आया, तो आप बोलोगे के बावजूद आया। समझ में आ रहा है सारे लोगों को। तो ये भी जो पॉइंट है ये आपके मेंस लेवल का पॉइंट है, याद रखेंगे। ये मेंस लेवल में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो विथ का कितना इंपॉर्टेंट यूज है, एक एग्जांपल देखो, मैं आपको और जरा दिखाता हूं। मैंने कहा आई हैव एन आर्ग्यूमेंट विथ माई बॉस। अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जरा इस सेंटेंस को आप लोग सब लोग देखिए। मैंने क्या लिखा, आई हैव एन आर्ग्यूमेंट विथ माई बॉस। इसका मतलब क्या हुआ, आप कहोगे कि भाई मेरा जो है मेरे बॉस के साथ एक आर्गुमेंट हुआ, ठीक है, मतलब बैसा बैसी हुई, बात विवाद हुआ। तो वहां पे ये जो विथ है क्या मीनिंग लेके आ रहा है। चलो मैंने आपको पूछा कि बताओ ये विथ क्या मीनिंग लेके आ रहा है, तो आप कंफ्यूजन में हो जाओगे, बॉस से आर्गुमेंट है क्या है। तो याद रखिएगा कि विथ का एक स्पेशल मीनिंग मैं बता रहा हूं, वो क्या है सब लोग समझिए। मैंने कहा अगेंस्ट समबडी, क्या मैंने बोला, अगेंस्ट समबडी, किसी के विरोध में, किसी के अगेंस्ट जब कुछ होता है तो वहां भी अपन किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। आई हैव एन आर्ग्यूमेंट विथ माई बॉस, यानी अगर आर्ग्यूमेंट है बॉस के साथ तो क्या बॉस के फेवर में आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट एक नेगेटिव वर्ड है, आर्गुमेंट होने का मतलब ही है फेवर की बात नहीं हो रही है, वहां पे अपोजिट का सेंस लेके आ रहा है, मतलब आप उसके विरोध में चीजें कह रहे हैं तभी आर्गुमेंट होता है। समझ गए सारे लोग। तो ये विथ का एक स्पेशल मीनिंग है जो मैंने आपको बताया। यू हैव 20 सेकेंड्स, फास्ट इसको टेक डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फास्ट। चलिए यहां तक की बातें हो गई हैं,